हेलो एवरीवन। वर्ड पावर सीरीज के 12वें वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास पहला वर्ड है ओवर आर्चिंग। ओवर आर्चिंग का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स, इंक्लूड्स एंड इन्फ्लुएंसेस मैनी थिंग्स। कोई चीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना क्योंकि वो अफेक्ट करता है, इंक्लूड करता है और इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारी चीज़ों को। हिंदी मतलब क्या है? अति महत्वपूर्ण। ओवर आर्चिंग को आप सेंटेंस के माध्यम से समझिए। The boss set some overarching goals for his employees that they must work on immediately, plus a few minor goals to do in their spare time. कुछ ओवरआर्चिंग गोल्स उसके बॉस ने सेट कर रखे हैं जिससे कि उस पर इमीडिएटली काम करे, कुछ बहुत ज़रूरी गोल्स जो सबसे जल्दी अचीव करना है, और कुछ माइनर गोल्स भी सेट करे हैं बाकी स्पेयर टाइम में वो लोग उसको अचीव करें। दूसरा सेंटेंस में हम इस वर्ड को देखते हैं, ओवरआर्चिंग क्या यूज़ किया है। विद द डिटेक्टिव the overarching question that he wanted answered was who killed the dead guy because everything else seemed trivial. सेंटेंस का क्या मतलब है? उस डिटेक्टिव के लिए जो ओवरआर्चिंग क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, वो क्या था? वो किस चीज़ का आंसर प्राप्त करना चाहता था कि वो जो डेड गाय है, वो जो मरा हुआ आदमी है, उसको मारा किसने है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब कुछ, एवरीथिंग एल्स सीम्ड ट्रिवियल, बेकार है, फालतू है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसके लिए ओवर आर्चिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है इंटर्नशिप। डेली लाइफ में इसको हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप होता है a period of time during which a student or a newly qualified professional or a recent graduate gets practical experience in a job. किसी भी चीज़ का, जैसे आप पढ़ाई कंप्लीट कर लिए तो आप जिस फील्ड में जॉब करोगे उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप लेते हो वो कहलाता है इंटर्नशिप। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब आपने सीख लिया कि ये रेलवे का इंजन है, इसको ऐसे 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 बनाया जाता है, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिकली करोगे नहीं, आपका ये नॉलेज किसी काम का नहीं होता है। तो इसी को क्या कहते हो? प्रैक्टिकल नॉलेज अटेंड करने को इंटर्नशिप कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि although it was unpaid, the fashion internship allowed the up and coming designer to see what it was like to work for a style magazine. हालांकि ये कैसा है? अनपेड है, लेकिन फिर भी फैशन इंटर्नशिप जो नए लोग आते हैं करने के लिए, इसको जो डिज़ाइनर आते हैं उनको ये मौका देता है कि उनको ये फील होता है कि आखिर ये होता कैसा है, लगता कैसा है किसी स्टाइल मैगजीन के लिए काम करने पे, कि फीलिंग कैसी होती है। तो ये जो इंटर्नशिप है ये मौका देता है। दूसरा एक सेंटेंस देखिए। Before receiving her license, Dr. Flynn had to complete a medical internship in which she had to spend a year treating patients in a temporary position. यानी लाइसेंस अचीव करने से पहले डॉक्टर फ्लीन को एक इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा, मेडिकल इंटर्नशिप, जहाँ पे कि वो ट्रीट करेगी पेशेंट्स को और वो सीखेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको होगा, तब उनको लाइसेंस मिलेगा। तो इंटर्नशिप का मतलब होता है किसी भी फील्ड में आप जब प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो, उस चीज़ को एक्चुअली करके देखते हो कि हाँ ये इससे काम करता है, तो उसको आप कहते हो इंटर्नशिप। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का क्या मतलब है? एक्रीडिटेशन होता है जब कई मानदंड तय किए जाते हैं और कोई भी चीज़, कोई कंपनी या फिर कोई संस्था उस मानदंड पे खरी उतरती है, तो जिनको ये अधिकार होता है कि उनको एक स्थिति प्रदान की जाए, वो उनको स्थिति प्रदान करते हैं, वो एक्रीडिटेशन कहला जाता है। किसी को कोई मानदंड के अकॉर्डिंग कोई स्थिति प्रदान करना, दैट इज एक्रीडिटेशन। निर्धारित मानदंड को प्राप्त करने पर संस्था विशेष द्वारा दी गई अधिकृत मान्यता, बोलते हैं इसके द्वारा मान्यता प्राप्त। जैसे स्कूल्स होते हैं, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त रहते हैं। कोई कंपनी रहता है, ISO 9001, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त। तो ये जो वैल्यू दिया जाता है उसको एक सर्टन स्टैंडर्ड गेट करने के बाद, दैट इज एक्रीडिटेशन। सेंटेंस में देखिए, when the school lost its national accreditation, it saw its enrollment dramatically decline. जैसे ही स्कूल ने क्या किया, अब उनका जो राष्ट्र की तरफ से एक उनको दिया गया था स्थान, एक्रीडिटेशन, उसको जैसे ही वो स्कूल लूज़ किया, वैसे ही देखा गया उसके अंदर जो एनरोलमेंट हो रहे थे, लोगों का एडमिशन हो रहा था बच्चों का, वो एकदम से डिक्लाइन कर गया। तो ये स्टैंडर्ड खो दिया वो स्कूल, तो एनरोलमेंट डिक्लाइन कर गया। एक और सेंटेंस में समझिए इसको। Before you decide on a medical school, make sure you check the institution's accreditation to ensure it meets the standards for licensure. ठीक है, जैसे ही आप किसी मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले क्या चेक कीजिए? इंस्टीट्यूट का एक्रेडिटेशन, ठीक है, कि वो उन मानदंडों को पूरा करता है कि नहीं करता है। तो ये एक्रेडिटेशन का साफ मतलब है, एक सर्टन मानदंड को अचीव करना। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज सच ए नेगेटिव वर्ड। किसी को किसी बुरी स्थिति में रहने के लिए कोई अगर बाध्य है तो दैट इज लैंग्वेजिंग। ठीक है, कोई चीज़ सफ़र करने के लिए, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को भुगतने के लिए बाध्य है, बुरे
टाइम को, तो दैट इज़ लैंग्वेज। जैसे हिंदी में क्या मतलब है इसका, किसी भी स्थान पर लंबे समय तक रहने या किसी अप्रिय स्थिति को लंबे समय तक बर्दाश्त करने के लिए विवश किया जाना, दीन अवस्था में रहना। दीन दैट इज़ गरीब, यानी बहुत ज़्यादा पुअर स्थिति में रहना, बहुत ज़्यादा दमित शोषित रहना, दैट इज़ लैंग्वेज। देखते हैं जैसे कि ड्यूरिंग हर इलनेस सी लैंग्वेज इन बेड फॉर 5 years। वो इस अवस्था को भुगतने के लिए बाध्य थी। था ना मतलब इसका लैंग्वेज का कि किसी अवस्था को भुगतने के लिए बाध्य रहना, सफ़र करना, इंग्लिश वाला सफ़र। तो अपने बीमारी के दौरान सी लैंग्वेज इन बेड फॉर 5 years। ठीक है। इसके अलावा एक और मतलब होता है शक्ति या ऊर्जा का छीन होना, कमज़ोर होना, दुर्बल होना, शिथिल होना। जैसे लैंग्वेज से सेंटेंस देखिए, इन सब के मतलब के साथ क्या है, आफ्टर मैनी वीक्स लॉस्ट एट सी द लैंग्विशिंग मैन वेर क्विकली लूजिंग ऑल स्ट्रेंथ। कमज़ोर होना, दुर्बल होना, है ना। तो ये जो लैंग्विशिंग मैन है, बहुत टाइम से समुद्र में है, ठीक है, वो लोग अपना, उन लोगों को सब सारे सप्लाईज नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो लैंग्विशिंग मैन बहुत जल्दी अपना स्ट्रेंथ लूज किए जा रहे हैं। लैंग्विशिंग मतलब किसी अवस्था में रहने के लिए बाध्य होना, दुर्बल होना, कमज़ोर होना, सफ़र करना। लैंग्विशिंग इन हिज इलनेस द कैंसर पेशेंट वॉज बेयरली एबल टू वॉक और फीड हिमसेल्फ। ये जो स्थिति है, इसके कारण क्या हुआ, ये कैंसर पेशेंट अब खा भी नहीं सकता है और वॉक भी नहीं कर सकता है। तो लैंग्विशिंग किसी स्थिति का बहुत ही बदतर स्थिति में रहना, बाध्य रहना, रहने के लिए कमज़ोर हो जाना। व्हाट इज आर्बिट्रेरी, नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि ऐसे ही कोई फैसला ले लेना, मतलब बिना सोचे समझे फैसला ले लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कुछ भी ऐसे ही फैसला ले लेना। जैसे कि नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान, समटाइम्स सीमिंग अनफेयर। और कभी कभी ये चीज़ क्या होता है, ये तानाशाही में भी बदल जाता है, अनफेयर सा हो जाता है। देखिए सेंटेंस में इसको समझिए, आर्बिट्रेरी क्या कहता है, सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि हिंदी में मतलब है बिना तर्क, नियम या योजना पर आधारित और कभी कभी अनुचित, मनमाना, स्वेच्छाचारी, दैट इज आर्बिट्रेरी। सेंटेंस में देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर वी मेड एन आर्बिट्रेरी ट्रिप टू द बीच। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर, मतलब ठंडे मौसम के बावजूद हमने एक ऐसे ही फैसला लिया बिना कुछ सोचे समझे, और हम कहाँ चले गए, बीच पे घूमने चले गए। ठीक है। बिकॉज द ग्रुप कुड नॉट कम टू ए डिसीजन ऑन लंच, कैथरीन मेड एन आर्बिट्ररी चॉइस एंड ऑर्डर्ड पिज्ज़ा। ठीक है, ग्रुप बैठा हुआ था, वो लोग किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे थे कि क्या खाना मंगाया जाए। फाइनली कैथरीन जो है एक आर्बिट्ररी डिसीजन, चलो कुछ कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा मंगा लो, कहानी ख़त्म। ये एक आर्बिट्ररी चॉइस होता है, मैं बिना सोचे समझे कुछ फैसला ले लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, दैट इज आर्बिट्ररी। अब किस तरह ये स्वेच्छाचारी में बदल जाता है, किस तरह ये तानाशाही में बदल जाता है, जैसे गवर्नमेंट किसी के खिलाफ बिना सोचे समझे फैसला ले सकती है, तो उस केस में वो गवर्नमेंट तानाशाही कहला जाएगी, बिना सोचे समझे। जैसे कि देखो ये जज यहाँ पे इस सेंटेंस में तानाशाही कर रहा है, व्हेन द जज स्टार्टेड मेकिंग आर्बिट्ररी रूलिंग्स। आर्बिट्ररी मतलब बिना सोचे समझे, रूल से बाहर चीज़ें कर रहा है, जो मन में आ रहा है उसका वो कर रहा है, दैट वेर नॉट बेस्ड ऑन लॉ, ऐसी चीज़ें कर रहा है जो लॉ पे बेस्ड नहीं है। ही वॉज रेप्रीमेंडेड बाय द गवर्नर। गवर्नर के द्वारा रेप्रीमेंड, आपको पता होगा रेप्रीमेंड इज स्कॉल्ड, स्कॉल्ड इज चाइल्ड। ठीक है, किसी को डांटना, फटकारना, ये होता है आपका रेप्रीमेंड करना। तो जैसे ही जज ने ऐसे फैसले लेना शुरू किए, आर्बिट्रेरी फैसले, गवर्नर ने उसको क्या किया, डांटा, फटकारा कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा, आपको आर्बिट्रेरी फैसले नहीं लेने हैं, बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेने हैं। व्हाट इज प्रॉक्सिमेट, प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है निकट, समीप या आसन्न, फिजिकल सेंस में भी, और किसी ऐसे कॉज, प्रॉक्सिमेट कॉज खास करके सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है लॉ में। जब आप कानून पढ़ते हो तो उसमें प्रॉक्सिमेट कॉज एक आता है। जैसे कि आप इस चीज़ को समझिए, कभी कभी हमारे पास एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है कि ये घटना हुआ है तो इसके पीछे ये कारण है, क्लियर रहता है, लेकिन कभी कभी हमें गेसिंग करना पड़ता है, हमें पॉइंट्स को मिला के एक नतीजे पर पहुंचना पड़ता है, तो दैट इज़ प्रॉक्सिमेट कॉज। वहाँ से जो वो जो चीज़ मिलता है, दैट इज़ प्रॉक्सिमेट कॉज। देखिए जैसे सेंटेंस से समझते हैं, पहले इंग्लिश मीनिंग है इसका, क्लोजेस्ट इन रिलेशनशिप, इमीडिएट, नियरली, एक्यूरेट या अप्रॉक्सिमेट, बिल्कुल एकदम करीब करीब होना। जैसे कि देयर इज लिटिल डाउट अबाउट द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द क्रैश। ठीक है, ये जो प्रॉक्सिमेट कॉज, क्योंकि क्रैश कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के हम पहुंच रहे हैं कि हाँ ऐसे हुआ होगा, वैसे होगा, पायलट की गलती होगी, कुछ भी होगा, तो प्रॉक्सिमेट कॉज उसी को कहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें डाउट है। ये सेंटेंस ये कह रहा है कि देयर इज लिटिल डाउट अबाउट द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द क्रैश। ठीक है, जैसे और एक सेंटेंस से समझते हैं, द प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर दिस हीट वेव आर इजी एनफ टू एनालाइज। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब होता ही क्या है, कि प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब आप पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के एक निर्णय पे पहुंच रहे हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, तो उसी को प्रॉक्सिमेट कॉज कहते हैं। तो ये जो हीट वेव्स के लिए, जो भी हीट वेव्स बह रहे हैं उसके लिए जो भी प्रॉक्सिमेट कॉज है उसको एनालाइज करना काफ़ी आसान है, कि आप इसको देखिए ये ऐसे ही हुआ होगा, तो ये चीज़ होता है प्रॉक्सिमेट।
नेक्स्ट है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है, सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरीली रियल और ट्रू। दिखता है कि हाँ ये सही होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सही हो। दिखावटी, वास्तविक जैसा पर वास्तविक नहीं, दिखावटी जिसको आप कहते हो। जैसे कि द ऑस्टेंसिबल रीजन सी गेव फॉर हर एब्सेंस वाज इलनेस। ठीक है, एक ऐसा बहाना टाइप कि ऑस्टेंसिबल रीजन मतलब कि वो परफेक्ट सत्य नहीं है वो बात। ऑस्टेंसिबल रीजन दी कि वो जो एब्सेंस थी कल, उसका कारण क्या था? बीमारी था उसका। ये एक ऑस्टेंसिबल रीजन। ऑस्टेंसिबल जैसे ही वर्ड ऐड कर दिया आपको क्लियर हो गया क्या? ये सही नहीं हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, एक दिखावटी बहाना भी हो सकता है। जैसे कि द ऑस्टेंसिबल कॉज ऑफ द ब्रेकडाउन सीम्स टू बी दैट समवन हैज टेम्पर्ड विद द गैस टैंक। ऑस्टेंसिबल कॉज, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो घटना हुई है, कोई टकरा गया है इससे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो। ये कैसा हो सकता है? वास्तविक नहीं है, वास्तविक जैसा हो सकता है पर कोई ज़रूरी नहीं वास्तविक हो। दैट इज ऑस्टेंसिबल। जैसे कि गैरीज ऑस्टेंसिबल पर्पज फॉर कॉलिंग हिज मदर वॉज टू सी हाउ सी वॉज डूइंग बट सी सून फिगर्ड आउट दैट ही नीडेड मनी अगेन। ऑस्टेंसिबल, गैरी जो बुलाया अपनी मम्मी को, तो ये ऑस्टेंसिबल पर्पस क्या था कि हाँ मम्मी आओ, कैसी हो, तुमको देखना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या था? कि वो उसको पैसे की ज़रूरत थी अपनी मम्मी से। ठीक है, तो ये ऑस्टेंसिबल और रियल दिखा होगा आपको। दिखावटी क्या होता है और एक्चुअल क्या होता है? ऑस्टेंसिबल पर्पस क्या था कि हाँ मम्मी आओ, आपकी तबीयत कैसी, मैं आपको देखना चाहता हूँ। एक्चुअल कॉज क्या था उसको मम्मी का बुलाने का? कि मम्मी मेरे को पैसे चाहिए। तो उसकी मम्मी जल्दी ही फिगर आउट कर ली कि नहीं इसको पैसे चाहिए, ये मेरे को देखने के लिए, या मुझे ऐसे करने नहीं आया कि आप कैसी हो। दैट इज ऑस्टेंसिबल। आपको वर्ड्स को समझना पड़ेगा, तभी आप इसको लंबे वक्त तक याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके पास वो है फॉरे। फॉरे मतलब क्या होता है? फॉरे नाउन है, इसका मतलब होता है कहीं पे सडन, अचानक आक्रमण। ठीक है, किसी में अचानक प्रवेश, रेड कर देना, प्रवेश कर जाना, दैट इज फॉरे। जैसे अभी चाइना के साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है, तो ये फॉरे वर्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। सारे वर्ड द हिंदू के उठाए हुए हैं। जैसे देखो, आप सेंटेंस से अच्छा समझोगे, पहले मतलब देख लेते हैं। अ सडन अटैक और इनकर्जन इनटू एनिमी टेरिटरी स्पेशली टू ऑब्टेन समथिंग, या फिर अ रेड, आक्रमण करना, छापा मारना या प्रवेश करना, दैट इज फॉरे। देखते हैं कैसे। बिफोर देयर फॉरे इनटू एनिमी टेरिटरी, फॉरे मतलब अचानक आक्रमण करना, प्रवेश करना, अतिक्रमण करना, रेड करना। तो बिफोर देयर फॉरे इनटू एनिमी टेरिटरी स्काउटिंग पार्टी वाज सेंट टू ऑब्जर्व द गार्ड स्टेशंस। इससे पहले कि वो लोग क्या होते, एनिमी टेरिटरी में प्रवेश करते, घुसते, अतिक्रमण करते, आक्रमण करते, गार्ड स्टेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ सैनिक भेजे गए कि आप पहले देख के आओ कि वहाँ की स्थिति कैसा है। तो फौरी मतलब होता है अचानक आक्रमण करना या प्रवेश करना, किसी जगह पर रेड करना। टायर्ड ऑफ बीइंग सिंगल, रैचल डिसाइडेड। देखो फॉरे का अलग अलग सेंस में यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे किस तरह से फिगरेटिव यूज है। टायर्ड ऑफ बीइंग सिंगल, रैचल डिसाइडेड टू ट्राई अ फॉरे इनटू द रीम ऑफ ऑनलाइन रोमांस। फॉरे मतलब प्रवेश करना, ठीक है, एंटर करना। तो ये सिंगल रहते रहते थक गया था, अब ये ऑनलाइन रोमांस के स्थान पे प्रवेश कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। दैट द चाइनीज, ये आज ये न्यूज़ थी द हिंदू की कल की। अब इस सेंटेंस को समझिए, फॉरे किस तरह से न्यूज़ वाले यूज़ कर रहे हैं। दैट द चाइनीज आर मेकिंग अ कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजिक फॉरे। फॉरे मतलब क्या होता है? अतिक्रमण करना, प्रवेश करना और रेड करना, आक्रमण करना अचानक। तो दैट द चाइनीज आर मेकिंग अ कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजिक फॉरे इन साउथ एशिया विच विल नेसेसरीली इम्पैक्ट ऑन आवर इंटरेस्ट। जो हमारा इंटरेस्ट है उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है। जो चाइना, जो यहाँ पे साउथ चाइना सी में कॉन्क्रीट स्ट्रेटजिक फॉरे कर रहा है, ये चीज़ हमारे हित को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कल का न्यूज़ था, वहीं से ये वर्ड उठाया मैंने। नेक्स्ट वर्ड है हुडनिट। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सिंपल है, इसको आप इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो, हु डन इट। हु डन इट को जैसे प्रोनाउंस करते हो बिल्कुल वही चीज़ लिखा हुआ है, फास्ट में बोलोगे तो हो जाएगा हु डन इट। तो हु डन इट है ये, इसका मतलब होता है कोई जासूसी कहानी या जासूसी नाटक, ये नाउन है हु डन इट। ये रिसेंटली नवाजुद्दीन की मूवी आ रही है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, वहाँ से ये न्यूज़ आया था। तो देखिए इस चीज़ को समझते हैं क्या है ये। अ नैरेटिव डीलिंग विद ए मर्डर और ए सीरीज ऑफ मर्डर्स एंड द डिटेक्शन ऑफ द क्रिमिनल, डिटेक्टिव स्टोरी। कोई भी ऐसा स्टोरी जिसमें मर्डरर को लास्ट में खोजा जाता है, ठीक है। हु डन इट और हु डन इट, इसका दोनों स्पेलिंग वैलिड है, डबल एन भी होता है, एक एन भी होता है। इज ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट ड्रिवन वैरायटी ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरी इन इज द पजल रिगार्डिंग हु कमिटेड द क्राइम्स इज द मेन फोकस। सबसे ज़्यादा फोकस क्या होता है? मान लीजिए कोई मूवी आप देख रहे हो, उसमें स्टार्टिंग में आपको क्या दिखा है कि एक बंदे की मौत कर दी गई, लेकिन मार दिया गया उसको, लेकिन ये आपको पता नहीं चला कि गोली किसने मारी। पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है कि गोली मारी किसने, आप गेस करते रहो, लास्ट में मूवी का आपको पता चलेगा। ये जो जासूसी कहानियाँ होती है ये कहलाती है हु डन इट, ठीक है। अब सेंटेंस में देखिए, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट हियर टू अनमास्क द कल्प्रिट इन द स्टाइल ऑफ अ हुडनिट, ठीक है। हुडनिट में जिस तरह
ऐसे मूवीज, जासूसी मूवीज में जिस तरह से कल्प्रिट को उजागर किया जाता है, यहाँ पे इस तरह का कोई अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि इस तरह से आप रियल लाइफ में आप कल्प्रिट को उजागर करो। ठीक है, और सेंटेंसेस आप देखिए। नेक्स्ट जो लास्ट जो वर्ड है आपके पास वो है क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड मतलब होता है एकांत या सुनसान, पूरी तरह से। डिजर्टेड, सेक्ल्यूडेड, सेक्ल्यूजन आपने पढ़ा होगा, डेजर्ट, डेजोलेट, तो ये सारे का मतलब है क्लस्टर्ड, मतलब है पूरी तरह से अपने आप को सेपरेट कर लेना, एकांत में, बिल्कुल सुनसान में। जैसे कि रात अकेली है पैरासूट्स द ऑडियंस इनटू दिस सिनेरियो एंड हैज ए कैप्टिवेटिंग स्टार्ट टू द नैरेटिव अप अंटिल अ पॉइंट वेयर द फिल्म स्टार्ट लिविंग इट्स क्लस्टर्ड सेटिंग। ये फिल्म क्या होती है, एक पात्र के बस इर्द गिर्द घूमते रहती है। क्लस्टर्ड सेटिंग का मतलब क्या है कि अलोन, बिल्कुल एकांत में चल रही होती है स्टोरी। फिर बाद में क्या होता है, एंड स्टेप्स आउटसाइड लिटरली एंड फिगरेटिवली, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, वो मूवी जो है अपनी इस क्लस्टर्ड स्थिति को छोड़कर स्टेप आउट करती है और बाहर आती है। फिर वो मूवी एक जो एकांत जगह वहाँ से निकल के बाहर आती है, लोगों में आ जाती है मूवी। तो मूवी इस तरह से कुछ डिजाइन किया गया है। रात अकेली है ये मूवी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आ रही है। Although the girl was quite shy, she tried hard to not cluster herself in the corner at parties. वो बहुत ही शाय है, वो लड़की कैसी है, बहुत ही शाय है, शर्मीली टाइप की है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही है कि पार्टियों के दौरान वो अपने आप को कॉर्नर्ड ना कर ले, क्लस्टर ना करने किसी कॉर्नर में। ठीक है, क्लस्टर मतलब एकांत कर लेना, अपने आप को अलग कर लेना। तो ये क्लस्टर का मतलब यहाँ से क्लियर हो गया आपको। लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, द जीलस हस्बैंड, ये जेलस है। द जेलस हस्बैंड ट्राइड टू क्लस्टर हिज वाइफ एट होम सो शी वुड नॉट इंटरेक्ट विथ हर फ्रेंड्स। वो जो जेलस हस्बैंड है वो अपने वाइफ को क्या कर रहा है, घर ही में रहो, मेरे दोस्तों के सामने जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसा हुआ, क्लस्टर एट होम का मतलब हो गया उसको घर में ही रहने के लिए बोला गया, अकेले रहो, घर में रहो, रूम में रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लस्टर का मतलब पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस के भावनाओं से मत जुड़िए। क्लस्टर क्या हो गया आपका, एकांत रहना, सुनसान रहना। तो ये 10 वर्ड थे आपके पास, आप इसको वापस से देख के रिवाइज कीजिए ताकि वो सारे वर्ड्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएँ। सारे वर्ड्स द हिंदू से लिए गए हैं, और इस तरह से अगर आप वर्ड्स को बार बार स्टडी करते हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल आपको लैंग्वेज का कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। हिंदी भी आप पढ़ो, इंग्लिश भी आप पढ़ो, दोनों में आपको न्यूज़पेपर सेम जैसा लगेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।